हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। ठीक है, आप लोगों की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि बात तो हो गई कि भाई आपको कम से कम 240 मतलब आपका टारगेट रहना चाहिए, वो 240 प्लस का टारगेट होना चाहिए कि मुझे आउट ऑफ 300 जो है वो 240 का स्कोर करना है, ताकि मैं एक सेफ जोन में रहूं और मेरा जेआरएफ क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत हाई हो। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि बोलने में इट्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट कि आपको 240 प्लस का स्कोर करना है, टारगेट रखना है, लेकिन ये करा कैसे जाए, हाउ टू गेट देयर, हाउ टू मतलब बूस्ट योर स्कोर, कैसे वो चीज़ की जाए। ठीक है, वो आज हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन के एंड तक हम उस चीज़ को समझ सकें, और फिर आपके अगर डाउट्स होंगे तो वो भी डाउट्स हम कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सबको पता है। 2 क्वेश्चन 1 नंबर का, ये भी सबको पता है। सॉरी, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का, ये भी सबको पता है। तो टोटल आपको मैक्स टू मैक्स आप 100 स्कोर कर सकते हो। तो आपको मैक्सिमम 100 में मतलब 100 का जो मैक्सिमम स्कोर है उसमें से आपको टारगेट करना है कि 70 से 76 के बीच में आपके नंबर आए, या मैं अगर इसे कंसाइज कर दूं तो आपको 70 नंबर तो यहाँ टारगेट करने हैं, 70 प्लस। ठीक है, तो 70 प्लस का मतलब हो जाता है कि 35 से ज्यादा आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए इन पेपर 1 इटसेल्फ। ठीक है, पेपर 1 में आपके 35 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अब अगर हम थोड़ी मैथ्स करें, अगर आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर दिए हैं या मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको पता होगा पेपर 1 में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अगर मान लो कि मैंने कभी पेपर 1 नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता, उसके टॉपिक्स के बारे में मुझे बहुत बेसिक नॉलेज है, मतलब एग्जाम लेवल की भी नॉलेज नहीं है, बेसिक एकदम बेसिक्स मुझे पता है, टीचिंग के एकदम बेसिक्स पता है, कम्युनिकेशन के, रिसर्च के, मतलब बिल्कुल ही बेसिक्स पता है। मेरी मैथ्स भी बेसिक्स है, मैं अभी भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई उसी पुराने तरीके से कर रही हूँ, मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब आप समझो कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप मान लो किसी व्यक्ति ने पेपर 1 कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो भी तो भी अगर मैं कहूं तो 50 में से 20 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाएंगे। आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस। वाई? क्योंकि जब मैंने पहला टेस्ट अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी जैसे बताया गया था कि आप एक टेस्ट दो, एक मॉक टेस्ट, एक प्रीवियस ईयर लगा के देखो बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो सको कि आखिर पूछा क्या जाता है इस एग्जाम में। तो जब मैंने पेपर 1 के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, मतलब मुझे पता ही नहीं था पेपर 1 में 10 की 10 यूनिट्स के भी क्या ठीक से नाम है, एलआर वगैरह, तो मुझे लग रहा था कि मैंने जीवन में ही लॉजिकल रीजनिंग पता था, बट उसके अंदर का कंटेंट जब मैंने देखा तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कभी सुना ही नहीं, अचानक से सुन रहे हैं, फैलिसीज कभी नहीं सुनी थी, अचानक सुन रहे थे। तो मतलब समझो कि मैं एकदम मतलब न्यू थी उसके लिए। मैंने अटेम्प्ट किया था तो मुझे याद है कि मेरा जो स्कोर था वो 22 था। ठीक है, मतलब मेरे 50 में से 22 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहां ऑफकोर्स मैंने एक तुक्का लगाया था, एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा ये तो कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि टीचिंग जो है, मैंने जब टीचिंग का देखा, कम्युनिकेशन का देखा, तो कम्युनिकेशन तो क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन में भी मास्टर्स में भी पढ़ा है, प्लस मैं बीएड में कर रही थी, मतलब किया था, तो मैंने टीचिंग भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी। तो बैकग्राउंड तो हम सबका मोर और लेस सेम ही है, तो ये बेसिक चीज़ हमने पढ़ी थी। तो मैंने देखा टीचिंग और कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी कॉमन सेंस बेस्ड थे, अदर देन दी मॉडल्स जो कि पूछे गए थे कि मॉडल कौन सा है, जो मुझे नहीं पता थे ऑफकोर्स। लेकिन जैसे वहाँ पूछा गया था कि इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग कैसी होती है, तो उसके ऑप्शन से आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते थे, बता सकते थे कि क्या होती है। कम्युनिकेशन में पूछा गया था कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। ठीक है, और ये मैं आपको बोल रही हूँ 20 21 सॉरी कोविड 20 में तो कोविड था, 22 के आसपास की मैं बात आपको कह रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो वहां पर मेरे 22 क्वेश्चन सही थे, तो मुझे ये समझ में आया था पेपर 1 में कि अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, और यही एवरेज मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि अगर ऑफकोर्स हम जनरलाइज कर देते हैं जो हम देखते हैं, तो अगर किसी को कुछ नहीं आता है तब भी वहां पर 22 क्वेश्चन मेरे ठीक थे, तो ऑन एन एवरेज चलो मैं इसे 20 मान लेती हूँ। तो बेसिकली आपका 20 का स्कोर तो कहीं नहीं जाएगा। अब आपको कोशिश करनी है कि वो 20 क्वेश्चन से आप कैसे 35 प्लस क्वेश्चन की तरफ पहुंचोगे। तो वो जब आप पढ़ लोगे, ऑफकोर्स जब आप बिना पढ़े 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो ऑन एन एवरेज,
तो पढ़ने के बाद तो जाहिर सी बात है कि आपका 30+ का स्कोर जाएगा। अगर आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक से ध्यान दें कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका स्कोर जो है 35+ जाने में समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं बच्चे स्कोर नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे इंटरव्यूज JR फड्डा पे या कॉमर्स स्पॉटलाइट पे, तो वहाँ पे बच्चों ने कहा है कि भाई हमारे 45 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर 1 में ठीक हुए हैं। समझे, 50 क्वेश्चन में से 45 से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे ठीक करके आ रहे हैं। तो इट इज़ नॉट समथिंग नॉट अचीवेबल, इम्पॉसिबल। ओके, तो आप फोकस करो, जैसे टीचिंग वाली यूनिट है, रिसर्च वाली यूनिट है, आपका ICT के फुल फॉर्म्स मैलवेयर्स हैं, कम्युनिकेशन, तो टीचिंग और कम्युनिकेशन तो इतनी अच्छी यूनिट है, यहाँ स्कोरिंग बनता है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड पूछे जाते हैं। हाँ, हायर एजुकेशन की जगह मैं कहूँगी हायर एजुकेशन में थोड़ी चीज़ें जो है आपको कमीशन से पूछ लेते हैं, तो एक फिक्स्ड क्वेश्चन है वहाँ से कि बताइए आपको कमीशन सारे पढ़ के ही जाने हैं, तो एक क्वेश्चन फिक्स होता है वहाँ से कि ये तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, थोड़े अजीब से क्वेश्चन जो है वो हायर एजुकेशन में पूछ लेते हैं, तो वो तो आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा। जैसे पूछ लेंगे कि बताइए 1800 में एक कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल कौन थे, मुझे याद है ऐसा क्वेश्चन मुझे मेरे अटेम्प्ट में देखने को मिला था, इसलिए अच्छे से याद है। तो ऐसे उल जुलूल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यू हैव टू इग्नोर देम, वहाँ आप तुक्का लगा सकते हैं। और तो इस तरीके से आप यूनिट्स को, DI हो गया, DI प्लस RC तो 5 में से 5 आपके सही होने चाहिए। RC में तो आप गलती करने की चांसेस भी नहीं रख सकते, 0.1% भी आपके RCs गलत नहीं होने चाहिए। तो DI RC से ही आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो गए। ठीक है, होने ही चाहिए, मतलब चलो DI में मैं थोड़ा सा लेवरेज रखती हूँ, और DI में चलो 5 में से कम 3 तो ठीक होने चाहिए, और यहाँ पर 5 होने चाहिए, यानी कि 10 में से 8 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए यहाँ से। फिर ICT में जो फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, तो फुल फॉर्म्स भी आप अच्छे से सारी रट के जाओ ताकि वहाँ गड़बड़ ना हो। टीचिंग कम्युनिकेशन में थोड़ा सवाल की लैंग्वेज पे, थोड़ा ऑप्शंस पे अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग को वहाँ प्रेजेंट रखो, तो उसके बेस पर आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। हायर एजुकेशन में कमिटीज पढ़कर ही जाओ, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है। तो वो ये चीज़ें आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे ना प्रीवियस ईयर देखकर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब तक आपका स्कोर बूस्ट हो ही नहीं सकता। और साथ में इन सबके साथ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डेली कोशिश करो कि आप पूरे हफ्ते के अंदर 10 DI 10 जो है आपके RCs हैं वो लगा लो। ठीक है, 10 DI 10 RC पूरे हफ्ते की मैं बात करूँ, मैं डेली तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करो एक वीक के अंदर आप 10 DI 10 RC लगाओ, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट्स जो है, कॉम्प्रीहेंड करना, यानी कि एक बार पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करने की जो आदत है उसको बिल्ड करने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर एक रिविजन सिस्टम बनाओ कि भाई मुझे सेम डे भी चीजें रिवाइज करनी है, कि रात को सोते वक्त या जब आप पढ़ाई अपनी एंड कर रहे हैं तो पढ़ लो, फिर हर 72 घंटे में हर आप 3 दिन में उसे रिवाइज करो, फिर हर 7वें दिन आप उसे रिवाइज करो। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग उसको अच्छे से रजिस्टर कर लेता है। फिर अगर आप पेपर 2 की बात करें, तो अगेन हमें पता है ओवरव्यू कि इसका 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो टोटल 200 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर भी आप 170 नंबर अगर आप स्कोर कर लो, तो 70 + 170 आपका 240 हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो 170 का आपको टारगेट रखना है। ठीक है, अब 170 का मतलब हो गया कि अगर मैं 100 क्वेश्चन है तो मैं बात कर रही हूँ वहां पर आपके 85 क्वेश्चन तो ठीक होने ही चाहिए। ठीक है, या मैं इसको थोड़ा और आपको अचीवेबल लगे ऐसा दिखाने के लिए 80+, तो पेपर 1 में 35+, पेपर 2 में 80+ क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं। ठीक है, कोशिश करनी है कि 80 से ऊपर ही रहे स्कोर, 80 के नीचे ना जाए स्कोर। ठीक है, तो फोकस करो जो आपका एरिया है। देखो अब ये एरियाज जो मैंने रखे हैं वो इस हिसाब से रखे कि किसकी जैसे मेरी वेटेज, मेरी वीकनेस जो थी वो थ्योरेटिकल पोर्शन था। ठीक है, मुझे चीजें मगअप करने में दिक्कत होती थी, तो वहां पर जो आपका लीगल इनकम टैक्स वाला जो यूनिट आ जाता है, वहां पर चीजें रटने वाली बहुत है। तो अब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो। अगर आपको लगता है कि आपको चीजें याद करने में बहुत ईजी होता है, तो लीगल वाला और इनकम टैक्स वाला, ये 2 आपकी गोल्डन यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब मेरे लिए दोनों यूनिट्स बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं रही मेरे लिए, क्योंकि एक तो मुझे मगअप करने में दिक्कत होती थी, और दूसरे यहाँ पर क्वेश्चंस मैं ठीक से फोकस कर भी नहीं पा रही थी, बिकॉज मैंने उतना ध्यान से इन्हें पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैं ये मान के मैं दिमाग में बैठ गया था मेरे कि भाई इतना मगअप मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा, आप चीजें जल्दी याद कर लेते हो, तो ये दोनों आपके लिए गोल्डन यूनिट्स हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन, क्योंकि इतने सही और सीधे साधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं डायरेक्ट, कि आप उन्हें गलती नहीं करते हो। तो अगर याद है तो टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, फाइनेंस, अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन
भी अच्छा है, आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा है तो फाइनेंस वाली यूनिट हो गई, अकाउंटिंग वाली यूनिट हो गई, स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट हो गई, ये आपके लिए गोल्डन यूनिट्स हो सकते हैं बिकॉज यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप जो सोचना है जैसे कि साइकोलॉजिकल थिंकिंग अच्छी है आपकी तो एचआरएम और मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छी यूनिट्स है। तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से देखो कि आपको किस यूनिट पर फोकस करना है, किस यूनिट पर कम फोकस करना है। ठीक है, जैसे बैंकिंग वगैरह है तो बैंकिंग से कमिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बैंक्स के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो सदाबहार है, यानी कि हर बार पूछे जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इनको तो आप जरूर पढ़कर जाओ। डिडक्शन एग्जामिनेशन से पूछा ही जाता है, पढ़कर जाओ। तो और आप वीडियो जाकर देखेंगे चैनल के ऊपर तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर स्पेसिफिकली टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये टॉपिक्स तो आपको पढ़कर जाने ही चाहिए। इनफैक्ट अभी एक सीरीज भी हम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम डेली उन टॉपिक्स को कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप अभी तक उस जुड़े नहीं है उस क्लास से तो मंडे टू सैटरडे वो क्लास होती है आपकी एट 9 PM। इसी चैनल के ऊपर मैं ही आपकी क्लास लेती हूँ, ठीक है, जहां पर हम अभी उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में जरूर पूछे गए हैं और इस बार भी वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो 2024 तक, कोशिश करो कि जितने लेटेस्ट वाले पहले करो फिर पुराने वाले बाद में करो। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो जाहिर सी बात है ऐसे ही आंख बंद, मतलब ऐसे ही तो नहीं टाइम पास के लिए लगा रहे हो, ध्यान दोगे कि क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है। तो एक टेबल बनाओ जहां देखो कि कौन सा टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जो टॉपिक 3 बार से ज्यादा रिपीट हो गया वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 में होना चाहिए। जो टॉपिक 2 बार से ज्यादा रिपीट हुआ है वो आपके सेकेंड प्रायोरिटी पे होना चाहिए, और जो एक ही बार कहीं पर आया है उसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। इस तरीके से जब तक आप नहीं एनालाइज करोगे ना अपने रिजल्ट्स जो आप मॉक टेस्ट में और प्रीवियस ईयर में दे रहे हो, तब तक आपको रिजल्ट्स दिखेंगे भी नहीं। और अपने आप को डेली चेक करो, यानी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की कोशिश करो अपने एंड से, ठीक है, जहां आप देखो कि आज मैंने इतने क्वेश्चन ये पेपर लगाया इसमें इतने सही थे, आज मैंने पेपर 2 लगाया इसमें इतने सही थे। फिर जब आप कल लगाओगे तो देखो कि आपने कोई इंप्रूवमेंट की कि नहीं। ये चेक अपने आप के ऊपर रखो, प्रोग्रेस जो है वो उसको आउटलाइन करते रहो कि मैं हर अगले दिन के साथ, हर नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं या कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हूं या नहीं, ठीक है। डेली आप उन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो जहां जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है, जैसे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक क्वेश्चन बनता है, ब्रेक इवन पॉइंट से बनता है, आपके अकाउंटिंग में रेशियो से बनता है, डेप्थ से आपको इतना नहीं लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, इसके अलावा आपका जो आपके BYX रिग्रेशन कोफिशिएंट, BXY, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ट्राई कि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा, एक क्वेश्चन ही सही, मतलब 3 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कर लो, तो क्या होगा डेली आपके प्रैक्टिस में रहेगा और फॉर्मुलेज आपको याद होते रहेंगे। तो ये आप कर सकते हो। तो पेपर 1 में टारगेट करो कि मुझे 35 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस टारगेट करने हैं और इसमें 85 से ज्यादा। अगर आप ये कर, देखो अचीवेबल है, ऐसा नहीं कि ऐसा किया नहीं जा सकता, ऑफकोर्स आप कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू मेक अ वेरी क्लियर प्लान एंड विद एवरी वीडियो वी ट्राई टू कम्युनिकेट कि आपके साथ कैसे और क्लियरली उस प्लान को कम्युनिकेट किया जा सके ताकि आप एक और अच्छा प्लान बना सको, ठीक है, और उसे एग्जीक्यूट करना। प्लान बनाते रहना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लान को एग्जीक्यूट जब तक आप नहीं करोगे, रिजल्ट्स को चेक नहीं करते रहोगे कि आज कैसा रिजल्ट रहा, कल कैसा रहा, प्रोडक्टिविटी कैसी है, तब तक उस प्लान का कोई फायदा नहीं, इस वीडियो का कोई फायदा नहीं अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल एनकरेज यू गाइज कि आप जो भी प्लान बना रहे हो, ठीक है, आप यहाँ कमेंट करके बताओ कि मैम हम तो सोच रहे हैं कि ऐसा करने का, कमेंट करके बताओ और बताओ कि प्रोग्रेस क्या है। इसी वीडियो के नीचे ना, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज ही एक मॉक टेस्ट लगाकर देखो, जिस दिन भी आपके पास ये वीडियो पहुंचता है उसी दिन एक मॉक टेस्ट लगाकर देखो और फिर मुझे 1 वीक बाद अपना प्रोग्रेस बताना कि मैम 1 वीक में ना हमने यहाँ से यहाँ तक का स्कोर अचीव किया। यानी कि अगर आज आपने टेस्ट लगाया और आज आपका पेपर 1 में, ठीक है, आज आपका पेपर 1 में सिर्फ 25 क्वेश्चन ठीक हुए थे और पेपर 2 में सिर्फ 70 क्वेश्चन ठीक हुए थे, तो मुझे 1 वीक या 10 दिन के बाद बताना कि ये स्कोर आपका अब कितने पे है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखना, ठीक है। मैं 1 वीक बाद या 10 दिन बाद दोबारा इसको चेक करूंगी और देखूंगी कि आपने प्रोग्रेस किया है कि नहीं, ठीक है। अगर प्रोग्रेस किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप मुझे बताना कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है ताकि फिर मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकूं।
ओके, क्योंकि वीडियो का कमेंट बॉक्स ही आपके और मेरे बीच का लिंक है जहाँ से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप जून 2026, अगर आपको लगता है दिसंबर वाला एग्जाम आपके लिए नहीं है, आप उतने तैयार नहीं हैं, तो आप जून की तैयारी करना चाहते हैं, तो जेआरएफ अड्डा ने लॉन्च कर दिया है अपना प्रीमियम गोल्ड पैकेज। प्रीमियम क्यों है, गोल्ड क्यों है? बिकॉज इस बार ये उन चीज़ों के साथ आपको ऑफर किया जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अभी मैं आपसे कह रही थी ना, प्रोग्रेस को ट्रैक करो, वो प्रोग्रेस अब इस पैकेज के साथ आपको खुद ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, जेआरएफ अड्डा ऐप आपको ट्रैक करके देगा। तो इस बार के मॉक टेस्ट आपको प्रोग्रेस ट्रैकर या मैं कहूँ मॉक ट्रैकर के साथ दिए जा रहे हैं। जो चीजें मैंने अभी आपसे कही ना कि आपको देखना है कि आप हर बार कितना इंप्रूव कर रहे हो, वो चीज आपको इस डिस्कशन टेबल में मिलेगी जब आप हर मॉक टेस्ट लगाओगे। हर मॉक टेस्ट के साथ आपको एक डिस्कशन टेबल मिलेगी जिसमें कंप्लीट एनालिसिस होगा कि आप कितना गड़बड़ कर, कितनी गलतियां कर रहे हो, कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो, किस स्पेसिफिक यूनिट या किस स्पेसिफिक टॉपिक में गलतियां कर रहे हो, और जो सही भी कर रहे हो क्या आप उसमें कॉन्फिडेंस हो कि नहीं। साथ में आपको रियल लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस देने के लिए एग्जाम से पहले 4 सीबीटी टेस्ट भी आपके शहर में कराए जाएंगे ताकि आप मेंटली भी प्रिपेयर हो सको उस एग्जाम के लिए जो जून में आपका होगा। तो अगर आप कॉमर्स के साथ लेना चाहते हैं तो 1250 1250 रुपये पर मंथ के साथ आप ये ले सकते हैं। अगर आप बेसिक प्लान लेना चाहते हैं जो अभी तक आपको दिया जा रहा था वो भी अवेलेबल है एट 1084 पर मंथ के साथ, ठीक है। चलिए, तो अगर आप आरपीएससी का एग्जाम जो कि 7 दिसंबर को है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं और पेपर 3 जो कि आपका राजस्थान जी का है उसको लेकर टेंशन में है, तो टेंशन मत लीजिए। आपको 999 में जेआरएफ अड्डा के ऊपर मिल जाएंगे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और मिल जाएंगे नोट्स एट 999 जो कि ई नोट्स होंगे, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़े रहिए, कॉमर्स स्पॉटलाइट के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैसा लगा आपको सेशन, क्या है आपके इनपुट्स, क्या है आपका प्लान और क्या है आपकी प्रोग्रेस, वो भी कमेंट जरूर करना, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करना बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और अभी आपका ऑल इंडिया लेवल, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल जेआरएफ टेस्ट फ्री, बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल है। तो अगर अभी तक आपने एक भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करो ऐप और जाकर अपना फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करो और अपनी रैंकिंग चेक करो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।